आ, अच्छा, नेहा भी हैं और आज ईशा भी हैं। ईशा, मैं आपको बता रहा था कि हम जो ये इंटरनेशनल फोरम पे कर रहे हैं उसकी हमने फ़ीस इतनी कम रखी हुई है कि हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे कोई भी बच्चे जो हैं, आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी जी सर। यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं वो आसानी के साथ अफोर्ड कर सकें। हाँ, आ, इसके साथ ही हम स्कूल के लिए भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कैलकुलस की, विच विल बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसमें आपकी वर्कशॉप से और उनमें फ़र्क ये होगा कि वहाँ पे ऑटोमेटिक असेसमेंट भी होगी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ज़रा सोच के बताइएगा। नेहा ने तो कुछ ये किया हुआ है मेरे साथ पहले से, तो इसलिए उनसे पूछने का इतना फ़ायदा नहीं होगा। आप, यू कैन बी वेरी वैल्यूबल इन दिस रिगार्ड। ये मुझे बताइए कि कोनिक सेक्शंस का अगर हम नाम लें, जी सर। अब आप ये ना कहिएगा कि मैंने पढ़े नहीं हैं, मुझे याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं है, किसी ने भी नहीं पढ़े, ये जी आप हम यूँ कर लेते हैं। लेकिन आपकी कोई फीलिंग है उसके बारे में? सर पढ़े हुए हैं लेकिन बाकी उस तरह से याद नहीं है कि मुझे अब उनकी इक्वेशंस भी याद नहीं है। बट आई रिमेम्बर दैट इक्वेशंस नहीं। कोनिक सेक्शंस को हम उनका जो इंटरसेक्शन करके हम देखते थे उसमें इट वाज लाइक पैराबोला और इस तरह की जो शेप्स नहीं, थी। वो तो आप नाम ले रही हैं ना। पैराबोला है, हाइपरबोला है, और एलिप्स है, और सर्कल है, ठीक है। जी सर। लेकिन मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा, ना मैं उनके ग्राफ्स पूछ रहा हूँ, ना मैं इक्वेशन पूछ रहा हूँ। ये चीज़ें कन्वेंशनल असेसमेंट में या कन्वेंशनल टीचिंग में पूछी जाती हैं कि व्हाट इज़ अ पैराबोला, या व्हाट इज़ अ हाइपरबोला, या व्हाट इज़ अ सर्कल और एन एलिप्स। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके जहन में क्या फीलिंग बनती है? तो मुझे इतनी याद ही नहीं है अब। नहीं, मुझे मतलब इतना याद है कि इट वाज अ पार्ट ऑफ माय कोर्स, लेकिन उसके लिए मैं फीलिंग तो तब हो ना, यानी फीलिंग अच्छी या बुरी एसोसिएट तभी की जा सकती है अगर मैं उस चीज़ को अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे नहीं, लगता है मैं आई हैव आ, फॉरगॉटन देम। कुछ मुझे चीज़ों को आप नहीं भी जानती, शैतान को नहीं जानती मुझे है। मैं आपको सर मुझे पसंद मैं आपको ये बताऊँ, मुझे मैथ्स कॉनिक सेक्शन उसमें मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। इट वाज हार्ड बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या इक्वेशंस और ये क्या सारा। चीज़, ओके, क्या चीज़ इंटरेस्टिंग लगी थी आपको? क्या चीज़ इंटरेस्टिंग लगेगी? आई थिंक सर सॉल्विंग देयर इक्वेशंस वाज इंटरेस्टिंग। मतलब मैं उस नहीं वक़्त यार, मेरा ऑब्जेक्टिव यही होता था कि मैं कोई इक्वेशन सॉल्व कर लूँ और उसके निकाल लूँ। यार इक्वेशन टू सॉल्व करना तो बात की बात है। हाउ दे लुक लाइक इन रियल लाइफ? हैव यू सीन एनी कोनिक सेक्शन? ये रियल लाइफ में मैंने उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं देखी। नहीं देखी? नहीं देखी। uh, कभी नहीं। व्हाट डू यू फील अबाउट इट? मतलब ये कि ईद के बारे में, अब ईदें तो आपने बहुत देखी हुई हैं माशाल्लाह, अल्लाह करे और बहुत सारी चीज़ें, तो वो तो आपको अच्छी फीलिंग होती है। पता नहीं आप कितनी मजहबी हैं। अगर आपको कहा जाए कि आप हज पे जा रही हैं तो बगैर देखे आप कह देंगी कि बहुत अच्छा लगेगा आपको, डिपेंडिंग अपॉन हाउ रिलीजियस यू आर। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ गोइंग टू हज। अच्छा, खैर, तो इसके बारे में फीलिंग क्या है आपकी? फ़ोन्स के बारे में फीलिंग क्या है मेरी? यानी आप ये पूछना चाहते हैं कि अच्छी फीलिंग है या बुरी है? सेक्शन में अच्छी बुरी की बात नहीं, कॉनिक सेक्शंस के बारे में आप क्या महसूस करती हैं? पता नहीं मैं क्या महसूस करती हूँ। जो आप कोन पड़ी हुई हैं, कोन्स दो कटी हुई, और एक सिलेंडर भी पड़ा हुआ है, वो भी जरा है ना। सर मैं दोनों को जोड़ दूँगी। आप दोनों वहाँ वहाँ पे हाथ डाल के निकाल, वहाँ नीचे 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 नीचे, हाँ, ये भी ले जाओ, इसके साथ ऊपर का हिस्सा भी होगा,
इसका, और एक सिलेंडर भी होगा, वो भी ले आओ ये। अच्छा, हम आपको पहले इक्वेशंस या ग्राफ्स तो नहीं दिखाएंगे, हम आपको पहले कुछ फीलिंग्स करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि कुछ आपको फीलिंग्स हो जाएं। और वो फीलिंग ऐसी होती हैं कि बच्चे अगर एक दफ़ा वो फीलिंग्स कर लें वो तो फिर वो उनको हमेशा याद रहती हैं। पता नहीं इसका ऊपर वाला हिस्सा है कि नहीं है। अच्छा है। चलें सोएब, ज़रा फिर इस पर लाइट डालें इस गेंद के ऊपर। ये आपके सामने एक गेंद पड़ी हुई है और ऊपर से डालें, पहले ऊपर से डालें, ऊपर से। अगर हम ऊपर से लाइट डालते हैं तो ये आपको एक स्फीयर नज़र आता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ ठीक है ना, नज़र आ रहा है ना? Yes. अच्छा, अब आप ज़रा थोड़ा सा इसको साइड पे करते जाएं और करते जाएं और ये आपके ख्याल में ये क्या चीज़ बनी? ellipse. ये एलिप्स बन गया। हाँ, जी सर। दिस इज़ अ कोनिक सेक्शन, यानी एक शेडो ऑफ ए स्फीयर, या बिल्कुल बल्कि सर। डिस्क के शेडो से भी हम ये कर सकते हैं, लेकिन स्फीयर्स के शेडो से ज़्यादा मज़ेदार लगता है। आराम से उसको तो बैठ जाओ ना, थको ना तुम। तो ये देखें, ये अगर हम एक एंगल से डालें तो ये एक इलिप्स बन जाता है। और जी इलिप्स की भी थोड़ा सा आगे करें इसको ज़रा, ये देखें इलिप्स, इलिप्स और सर्कल मिलते जुलते होते हैं। ज़रा फिर सर्कल बना दें। ये देखें, ये सर्कल है जिसमें चौड़ाई और लंबाई बराबर है, और इलिप्स बनाएं अब। और जितना आप ये कैमरे को दूर करते जाएंगे इतनी इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी और चौड़ाई वही रहेगी। कैन यू सी दैट? हाँ। अच्छा, अब आप आगे ना जाए मशीन। ये मुझे बताएं कि अगर मैं और ज़्यादा कैमरे को ये करूं तो ये इलिप्स लंबा होता जाएगा? जी सर। ये इलिप्स ही रहेगा? ellipse, हाँ जी सर, ellipse ही रहेगा लेकिन लंबा हो जाएगा। ये इलिप्स और ही, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये इलिप्स ही रहेगा? जी सर जी। आपसे दो दफ़ा पूछा है तो आप दो दफ़ा पूछने की कोई वजह होती है। ये कोई निकाह तो नहीं हो रहा कि तीन दफ़ा मैं पूछूं आपसे, लेकिन तीसरी दफ़ा भी पूछ लेता हूँ। सर मैंने इलिप्स, ये कहा कि लंबा हो जाएगा, ellipse ही रहेगा। हाँ लंबा हो जाएगा लेकिन इलिप्स ही रहेगा। जी सर। उस्मान, 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 जी सर। ये जी सर। एक जी गेंद सर, है। आवाज़ आ रही? मुझे आ रही है आवाज़ आपकी। देखें, ये इसको ऊपर से हम रोशनी डालते हैं तो ये सर्कल बन जाता है। ठीक है, ठीक है, यस सर। बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बन जाता है ये। जब हम जी। साइड पे डालते हैं तो ये क्या बन रहा है? इलिप्स। एलिप्स बन रहा है। अच्छा, चलें पहले मैं अब आपसे वो सवाल तो पूछ लूँ जो मैंने ईशा से पूछा था, कि जब कोनिक सेक्शन का जिक्र होता है तो आपको क्या महसूस होता है? डोंट टेल मी कि पैराबोला होता है और हाइपरबोला होता है और सर्कल और एलिप्स होता है। डोंट टेल मी इक्वेशंस, डोंट टेल मी देयर ग्राफ्स। आपकी क्या फीलिंग होती है? जी। सर कॉनिक सेक्शंस की एप्लीकेशंस के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, मैं कोनिक सेक्शंस के बारे में पूछ रहा हूँ, एप्लीकेशन तो बात की बात है। व्हाट डू यू फील अबाउट कोनिक सेक्शंस? सर कॉनिक सेक्शन के काफ़ी सारे यूजेस हैं। यार मैं यूजेस तो पूछ ही नहीं रहा तुमसे। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मोटर कार किस कैसी क्या क्या होती है, उसके बारे में फीलिंग क्या है तुमको, कि उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। मैं किसी को उसमें किडनैप कर सकता हूँ, या मैं किसी को नीचे दे सकता हूँ। वो तो बात की बात है यार, किसी को अगर तुम्हें नीचे देना है कार के। लेकिन होती क्या है कार यार, ये मुझे बता दो। हैव यू एनी फीलिंग अबाउट कॉनिक सेक्शंस? कुछ याद है, कुछ पढ़ा था,
कुछ समझा था, कुछ महसूस किया था? हाँ उस्मान? जी सर, ये जो शुरू शुरू वाली क्लासेस में आपने वो जैसे एक दो असाइनमेंट्स दी थी, क्यूब्स क्यूब्स बना के फिर हम प्लेन के साथ उसे कट करते थे। हाँ, तो यहाँ प्लेन कहाँ कट हो रही है यार? नहीं नहीं, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उससे हाँ, कोई ना कोई शेप बनती थी फॉर एग्जांपल। तो यानी जो फीलिंग आती थी, तो जैसे सर्कल बन गया, वो प्लेन ऐसे कट किया है, या तो इलिप्स बन गया, हाँ जी, पैराबोला बन गया। हाँ जी, यानी ये यानी ये जो फीलिंग आती थी, हाँ हाँ। यानी ये जो शेप्स की, ये पहली दफा इस तरह देखा है ना, तो ये यानी कॉनिक सेक्शन की फीलिंग इस तरह आई। अब ये साया साया दिखा देते हैं आपको। साया दिखा दें दोबारा से। देखें, ये सर्कल से एलिप्स बनता है, और ईशा ये कह रही हैं कि ये एलिप्स बनाएं ज़रा इसका, कि हम इसको बड़ा एलिप्स, ये देखें एलिप्स जो है इसकी चौड़ाई तो वही रहती है, लंबाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हाँ, एंगल ज़रा ठीक कर लें। यस। हाँ, ठीक है ना? हाँ। जी सर। ईशा से मैंने पूछा था कि इसको मैं अगर और इसकी लंबाई बढ़ाऊं तो ये एलिप्स ही रहेगा क्या? जी सर, लिप्स ही रहेगा, लेंथ ही होता जाएगा। हाँ, लेंथी होता जाएगा। यार यही तो मज़े की बात है कि ये साये का खेल जो है ना, आपने अपना कभी साया देखा है? जी सर। कभी आपका साये का आपसे राब्ता टूटा है? नहीं, बहुत अ, खूब। कभी ऐसा हुआ है कि साया भाग गया हो आपसे? नहीं सर। ऐसा नहीं हुआ, ना ही हुआ हो तो अच्छा है। अच्छा, अब अगर हम इसको ज़रा करें, दूर करें जी, और एंगल ज़रा सही रखें। एंगल और ज़रा हॉरिजॉन्टल करें। हाँ, और करें, और करें, और करें, बहुत ज़्यादा कर दें। आ, और कर दें, 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 और कर दें। अब ईशा, आपका क्या ख्याल है? इज दिस एन एलिप्स? इतना दूर चला गया है कि मैं अगर पूरा कमरा भी का फर्श भी इस्तेमाल कर लूँ ना, तो फिर भी मैं उसको कैच नहीं कर सकूंगा। तो इसलिए लेकिन आप, सर एलिप्स तो वो अभी भी है ना। हाँ यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा था ना। 4 दफ़ा 5 दफ़ा पूछा, चारों दफ़ा आपने यही जवाब दिया है। और ये उस्मान, आपसे पूछूं और बढ़ा दें साया को। हाँ उस्मान, जी आपका सर। क्या ख्याल है? इज दिस स्टिल एन इलिप्स? हाँ। जी सर, एलिप्स तो रहेगा, शायद थोड़ी पैराबोला की फीलिंग आ रही। अच्छा, फीलिंग कुछ और आ रही है। फीलिंग कुत्ते की आ रही है, वैसे बिल्ली है, हैं? ये तुम्हारी फीलिंग, और वो अजीब चीज़ है कि खुशबू तो वो वही वाली है जो मेरी वाइफ ने लगाती हैं, लेकिन है कोई और खातून। अभी हाँ, सर ये टेबल पे, हाँ, वो सिर्फ पैराबोला वाली शेप नजर आ रही, ये तो पूरी मजे की नहीं आ बात। रही। ये पैराबोला भी बन जाता है इससे। ये साय पे डिपेंड करता है सारा कुछ। और मैं अब नेक्स्ट टाइम आपसे पूछूंगा कि ये हाइपरबोला कब बनता है। सिर्फ साय से ही हाइपरबोला भी बन जाता है ये। इसको जरा नीचे रखें ना, बिल्कुल इसके नीचे रखें, बिल्कुल नीचे रखें इसके। हाँ, बिल्कुल नीचे, और नीचे बीच को यूं करके टिल्ट करके, और नीचे नीचे, और नीचे, बिल्कुल, और बिल्कुल नीचे रखें इसके। ये मैं आपको हिंट तो दे रहा हूँ, लेकिन आपने ये खुद ही करना है, तो बस ठीक है, इसको आप कर देंगे। ऑल राइट। ये ज़रा सिलेंडर दिखा दें। यहीं से दिखा। हाँ, लाइट जला लें, उधर की लाइट, सारी लाइटें जला लें। ये आपके सामने एक सिलेंडर रखा हुआ है ईशा। नहीं, अब वो, अब नहीं, साया साया नहीं चाहिए हमें। जी सर। ये हमारे पास एक सिलेंडर रखा हुआ है, और इसको हमने अगर हॉरिजेंटली काटें, जी सर। ज़रा ज़रा गौर से सुने। अब आपको मैं
फीलिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। वो फीलिंग जो होती है वो ऐसी होती है जो हमेशा रहती है फिर फीलिंग। हाँ, अच्छा, इसका ये साया जो लैंप से बन रहा है ये ना एलिप्स है ना सर्कल है, देखा है आपने? जी जी सर्कल वो स्फीयर लगा करके देखें यहाँ पे, वो कैसा लगता है उसका साया और उसकी जगह। ये देखें, ये एलिप्स ही बनता है या सर्कल ही बनता है। हाँ, जी सर। मुझे ये बताएं कि ये जो सिलेंडर है इसको मैं अगर बिल्कुल हॉरिजेंटली काटूं तो क्या क्रॉस सेक्शन कैसा नजर आएगा? सर्कल। सर्कल। अगर मैं साइड पर से काटूं तो फिर कैसा नजर आएगा? सर साइड पर से मतलब कि वर्टिकल? नहीं नहीं, साइड साइड मतलब ये कि ये नहीं, उस अच्छा थोड़ा सा कट टिल्टेड। कट कट जो है उसके वो बेस में से ना गुजरे। अच्छा तो सर वो फिर एलिप्स होगा, एलिप्टिकल होगा। ये जरा इसको मोड़ दें, ये देख लें, करीब कर दें थोड़ा सा। जी सर। ये एलिप्टिकल होगा। जी सर। उस्मान, आपका भी यही ख्याल है? हाँ उस्मान, जी सर। जी सर। आपका भी यही ख्याल है? जी सर। यार ये इसकी बैटरी की चार्जिंग कहीं पड़ी हुई है तार, ये चार्जिंग तो हो रही है लेकिन ये वहाँ से ये मैंने किसी और, अच्छा यहाँ ये हाँ जी बताइए। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए ईशा, मैं फीलिंग की बात कर रहा हूँ, अगेन फीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो इसका हिस्सा है, ये जो हिस्सा है इसका है, और ये जो हिस्सा है ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लगाऊं तो, या यहाँ पे एक लाइन लगाऊं तो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा ये ज़्यादा पतला नहीं है। जितना पतला ये है उतना ही पतला ये भी है। ईशा, कैन यू सी दैट? जी सर मैं देख सकती अगर मैं शार्प कट लगाता हूं, ऐसे लगाता हूं कि यहां से कट गुजरता हुआ ऊपर तक जाता है लेकिन बेस में से नहीं गुजरता वो, या उसकी टॉप में से नहीं गुजरता, तो फिर ये कोना जो है ये आ, और ज़्यादा पतला हो जाएगा। हूँ। हाँ, नहीं सर, नहीं सर, ये क्या क्या हो गया मेरा नहीं तुमको? ख्याल है कि पतला नहीं होगा। मतलब नहीं होगा। ये देखें, ये अगर हम इसको हॉरिजेंटली काटें तो फिर तो सर्कल बन जाता है। जी सर। तो अगर हम इसको वर्टिकली एक एंगल पे काटें और वो एंगल बढ़ाते जाएं, तो उस्मान आपका क्या ख्याल है कि ये जो एलिप्स बन रहा है वो लंबूतरा लंबूतरा सा बनना शुरू हो जाएगा? होगा तो एलिप्स ही। ईशा, आप क्या कह रही हैं कि वो लंबूतरा नहीं होगा, वो एक जैसा ही होगा? सर लंबा होगा, लंबा होगा, लेकिन उसके वो जो एजेस हैं वो एक एक जैसी ही होंगी। एजिस एजिस तो है ही नहीं यार यहाँ पर। सर वो जो आप कहें कि ये जो चीज़ है, जी सर ये उतनी ही ये रहेगी। ये और ये बराबर एक जैसे ही होंगे। हाँ जी, लेकिन लंबा हो जाएगा। हाँ, तो लंबूतरा हो जाएगा ना फिर वो। जी सर। जी सर। ठीक है ना? जी अच्छा, अगर मैं और ज़्यादा करूँ तो और ज़्यादा लंबूतरा हो जाएगा। ठीक है, जी तो अब आप देखें कि एक सिलेंडर को काटने से आ, इस तरह से काटने से कि एक एंगल से काटें, इलिप्स बन जाता है। लेकिन अगर आप कोनिक सेक्शंस की बात करें तो उनके नाम में कोनिक सेक्शन आता है। कोनिक, कोनिक का मतलब ये कि कोन से ड्राइव किया हुआ है, सिलेंडर से ड्राइव नहीं किया हुआ, या सर्कल से ड्राइव नहीं किया हुआ। स्वान, कैन यू सी दैट? यस सर। अगर मैं इस सर्कल को काटूं किसी एंगल से भी और कहीं से भी, तो क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? ईशा? सर मुझसे पूछ रहे हैं? सर हाँ जी, सर्कल ही रहेगा ये किसी भी कभी भी। जी किसी भी सर। एंगल से काटो, जी सर। हैं, चाहे वो सेंटर में से ना गुजरता हो। जी सर। सोच लो। सर सेंटर में से नहीं गुजरेगा तो सर्कल ही रहेगा, लेकिन छोटा सर्कल हो जाएगा। नहीं नहीं, छोटे बड़े को छोड़ो यार, अब छोटे बड़े की बात इस वक्त नहीं करते जी हम। सर, जी सर, सर्कल ही रहेगा। सर्कल क्या है?
अच्छा उस्मान, तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं और जी सर, सर्कल ही रहेगा। सर्कल ही रहेगा। हाँ यस सर। अच्छा, और सिलेंडर को काटूं तो क्या होगा? ये सर इलिप्स भी होगा और सर्कल भी होगा। और सर्कल भी होगा। अब ये इस तरह पकड़ो कि ये लगे जैसे कटा हुआ नहीं है। नहीं कटा हुआ है प्रेशर, लेकिन यूं करके पकड़ लो। अब ये मैं कौन आपको दिखा रहा हूँ, ये हटा दो यहाँ से बस। हाँ ये मैं आपको कौन एक दिखा रहा हूँ, ठीक है, वो नजर आ जाए, कट उन्हें नजर आ जाए। कट नहीं, साइड पर से दिखाओ ना ताकि कट नजर आ जाए। हाँ अब मुझे आप ये बताएं कि अगर हम ये ऊपर से अच्छा है, नहीं दिखा रहे, अच्छा है ना, ना दिखाएं ऊपर से। ये हम कोन को इस तरह से काट रहे हैं कि ये बिल्कुल ऊपर इसकी चोंच कटती नहीं है और नीचे से इसकी बेस भी नहीं कटती है, जैसे सिलेंडर में किया था ना। हाँ मगर ये कौन है, थोड़ा सा पीछे करो ताकि कौन नजर आ जाए, वो इसको सिलेंडर लग रहा है। या ये मैं पीछे कर लेता हूँ, नहीं पीछे पीछे दूर दूर करो ताकि वो, नहीं हाँ यहाँ से इसको सर थोड़ा आइडिया हो गया? ऊंचा कर लो। हाँ कर, हाँ यूं कर। हाँ अब तो, अब नजर आ रहा है ना? जी सर। ठीक है? अब लगा पकड़ के बैठ जाओ इसको। अच्छा ईशा, अब आपकी गट फीलिंग की ज़रूरत है। मैं आपकी प्रायर नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपकी मेमोरी भी टेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपकी याददाश्त या आपकी अंडरस्टैंडिंग भी टेस्ट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपसे एक गट फीलिंग का सवाल पूछ रहा हूँ और उसके बाद मैं उस्मान से पूछूंगा। नेहा से इसलिए नहीं पूछ रहा कि वो ये काट कूट के देख चुकी हैं। हाँ ये बताएं कि ये मैं कौन को जो काट रहा हूँ, जी सर। तो ये अंगूठे के पास जो इनका हिस्सा है या यहाँ पर जो ये जो हिस्सा कट लग रहा होगा यहाँ पे, थोड़ा सा घुमा दें इसको, नहीं और दूसरी तरफ घुमाएं। हाँ ये जो हिस्सा यहाँ पे, ये जो हिस्सा बन रहा होगा, ये जो हिस्सा बन रहा होगा यहाँ पे, हाँ जी सर। ये चोंच बन रही होगी। और ये जो चोंच बन रही होगी ये इन चौड़ाई में एक जैसी होंगी कि नहीं? नहीं सर। सर अगर चोंच अगर ज्यादा ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर वाली जो उसकी चोंच बनेगी वो नैरो होगी और नीचे वाली यहाँ, वाइडर होगी। यहाँ से काट रहे हैं जी सर। और यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक काट रहे हैं कि ये बेस नहीं कटती है। हाँ जी सर। कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है, बेस नहीं कटती है, ठीक है, जी सर। बेस नहीं कटती है इसकी, और ऊपर से चोंच से पहले कट जाता है ये। थोड़ा सा जी और सर। रोटेट कर इसको, नहीं दूसरी तरफ। मैं ये देखें, ये देखें, अब नजर आ रहा है आपको कट? जी सर बिल्कुल। हाँ जी उस्मान, सर। आपको नजर आ रहा है? उस्मान, उस्मान, जी सर, जी सर। ये बताएं कि ऊपर की चोंच जो है वो पतली होगी या उतनी ही चौड़ी होगी? दूसरी तरफ से अब ये चोंच इधर इधर नीचे वाली भी दिखा दें, या ये जी, ये देखें, बताइए जी। ये ऊपर की जी सर। कम हो, पतली होगी, ज्यादा पतली होगी? नीचे की चोंच चौड़ी है इसलिए कि जाहिर है कोन जो है ऊपर से बहुत ही पतली होती है। हाँ क्या ख्याल है उस्मान? सर मैं क्वेश्चन नहीं समझ सका सही। हाँ जब टाइम गेम करना होता है ना तो फिर यही होता है। ईशा समझा दो यार, इसको सवाल समझा दो। सर ये पूछ रहे हैं कि जो आपको ये कट होता हुआ नजर आ रहा है, ये कट लगने पे जो शेप बनेगी वो उसमें दोनों जो एंड्स होंगे आपके लिप्स के वो एक जैसे होंगे या कोई एक नैरो और एक वाइड होगा? जैसे ये सिलेंडर रखा हुआ है, सिलेंडर को काटा है हमने, थोड़ा एंगल कर दो ताकि वो इलिप्स नजर आए। जैसे ये है सिलेंडर, सिलेंडर का तो ये है कि चूंकि सिलेंडर है ना ये, तो ऊपर से कट लगा रहे हैं, नीचे तक जा रहे हैं, बेस बीच में नहीं आ रही,
तो ऊपर चौड़ाई सिलेंडर की उतनी है जितनी चौड़ाई नीचे है। सिलेंडर की डेफिनेशन ही ये होती है। ईशा क्या खा रही हैं? हमसे भी शेयर कर लें। सर मैं कर देती हूँ, मैं कैसे करूँ? आजकल तो हर चीज़ सर मैं ऑनलाइन। चिप्स खा रही हूँ, मैं एनर्जी बहाल कर रही हूँ। अच्छा। सॉरी हाँ कुछ सर, आई नहीं नहीं आई वाज लो एट एनर्जी। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल प्लीज। मैं बाकी लोगों से भी यही चाहूँगा कि यू शुड कीप ऑन ड्रिंकिंग समथिंग टू कीप योर एनर्जी लेवल्स हायर। हाँ जी, ये देखें सिलेंडर के अंदर उस्मान, अब आपको समझ आ गई है। टाइम भी आपको मैंने दे दिया है। वो जी चिप सर। की मैंने इसीलिए टाइम चिप्स के बारे में डिस्कस करने में लगा दिया कि आपको टाइम मिल जाए। नहीं तो फिर आपने 11 था जी सवाल किया है, सवाल ही समझ नहीं आया। मैं तो अभी जर्नल, मेरा एक और आर्टिकल पब्लिश हो गया, उसको देख रहा था। नहीं सर। बताएं जी। जी सर, ये ऊपर से यानी वो पतला है और नीचे से। चौड़ा है। जी सर। ईशा, जी सर, ऐसा ही। आप क्यों कह रही हैं ऐसा ही है? सर ऊपर कौन जो है वो मतलब उसका कम होता जाता है ना, उसका डाया कम होता जाता है, नीचे से कौन का डाया बड़ा है। हम्म। इस वजह से जो एलिप्स भी बनता है, हाँ। वो अगर एक खास पॉइंट से काटें तो दोनों उसकी साइड्स बराबर हो सकती हैं, लेकिन जितना हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे। नहीं, अगर या तो सर्कल होगा वो, आपकी जो लॉजिक है सर उसके या तहत तो या सर्कल तो होगा, सर्कल होगा, अगर तो बिल्कुल या हॉरिजॉन्टल काटें। ना सर्कल होगा ना एलिप्स होगा। आप अगर जो बात आप कह रही हैं। जी सर, ऐसा। अच्छा नेहा, आपका क्या ख्याल है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि क्या वो ये इसको कोन को हमने काटा है, तो क्या जी, ये ऊपर से पतला होगा नीचे से चौड़ा होगा? फिर तो ये एलिप्स नहीं होगा। इलिप्स होगा। फिर तो ऊपर से भी उतना ही चौड़ा होगा, नीचे से भी उतना ही चौड़ा होगा। जी, यार ये तुम हमेशा उल्टी बात क्यों करती हो? जरा बताओ ना इनको, ये क्या कैसे होगा ऐसे? एक्सपेरिमेंट करके देखा था, मुझे इसलिए पता है। हाँ। वर्कशॉप में हमने एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए मुझे पता है कि इलिप्स होगा। नहीं नहीं, लेकिन वजह भी तो अब सोचो ना, वजह भी बताओ ना इनको जरा। इंट्यूटिवली तो ये जो बात कह रहे हैं मेरे ख्याल में उसमें ज्यादा वजन है। जो कुछ ये कह रहे हैं आई एग्री विद देम। इंट्यूटिवली तो यही लगता है कि ऊपर से पतला होगा नीचे से पतला नहीं होगा, चौड़ा होगा। हाँ जी, एक्सप्लेन नहीं करना आता मुझे। जी। तो मैं सोच एक्सप्लेन नहीं सोचो, कर सकती। सोचो ना जरा। जरा ये हटा दो यार, ये ऊपर वाला हिस्सा हटा के अब दिखा दो इन्हें। ये देख लें जी अब। ये इसको थोड़ा सा एंगल करके दिखाएं, एंगल एंगल करके दिखाएं। और थोड़ा सा यूं रोटेट, नहीं यूं करके, यूं करके, यूं करके, यूं। हाँ, ये अब आप देखें दोनों के जो साइड्स हैं, वो ये अब काला रंग जो उसने किया है वो उसमें शायद थोड़ा सा मसला हो गया, वो दूसरा भी दिखा दें। ये जरा देखें, ये जो दूसरा हिस्सा है इससे ज्यादा वो ज्यादा करीब करके दिखाएं बीच में से, ये वाला, इस साइड पे। हाँ, ये दिस इज अ सरप्राइज Usman and Isha. This is a great surprise for everyone, including myself, that it will be a perfect ellipse. सर मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं यार, वो जो पेंट करने वाला था ना उसका भी यही ख्याल था। तो इसलिए उसने कि कहीं मुझे पैसे ना मिले, वो कहें ये तुमने क्या कर दिया, ये तुमने एलिप्स बना दिया, उसने एक साइड से चोंच निकाल दी है उसकी। लेकिन है ऐसा ही, ये अजीबोगरीब बात, अनइंट्यूटिव बात, अनहोनी सी बात ये है सही कि कोन को अगर आप इस तरह काटेंगे तो ऊपर से जितना पतला होगा उतना ही नीचे से पतला होगा। अब इसकी वजह क्या है?
ये तो जब हम एलिप्स को ज़्यादा गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या वजह है, लेकिन दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। अच्छा, मज़े की बात यह है सर कि बोले। सर मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। मतलब ऐस- अगर मैं बिल्कुल ऊपर वाला जो कॉर्नर है जो बिल्कुल हाँ हाँ, टिप है बिल्कुल बिल्कुल उसके पास चली जाएं। उससे काटूं और हाँ, बेस ना बिल्कुल कटे। बिल्कुल बिल्कुल, आइसक्रीम कौन आज खरीदे ना, करके देख लें उस पे। तो मेरे ख्याल में उसकी ठीक है, वो नीचे से भी कट उतना ही। नहीं, ये क्या बात हुई मतलब। पता नहीं सर, मैं करके ही देखूंगी। मुझे थोड़ा सा लग रहा है ये दिस मैं इज वेरी प्ले डो अन की कौन बनाऊंगी पहले। दिस एंड इज देन आई विल वेरी कट इट ऑफ। दिस इज वेरी अनइंट्यूटिव, रियली अनइंट्यूटिव। दैट्स ट्रू, वेरी अनइंट्यूटिव। लेकिन है ऐसा ही। अच्छा, अब अगर हम किसी और एंगल से इसको काटें कि इसकी चोंच जो है वो भी कट के अंदर आ जाए, कैन यू इमेजिन दैट, कि इसकी चोंच यानी जो है। वर्टिकल काटें। नहीं, वर्टिकल वर्टिकल नहीं काटे हम। अच्छा, काटें एंगल पे ही, लेकिन चोंच काटें, बेस ना कटें। हाँ जी। तो अब उसमें से एक तो बनेगा पैराबोला, और अगर वर्टिकली काटें तो हाइप। अच्छा, अगर वर्टिकली काटें, हाँ चलें, ये मुझे बताएं कि वर्टिकली काटें तो क्या बनेगा। जी, तो इसका वर्टिकली मतलब, इसका ट्रायंगल मतलब बनेगा। वर्टिकली काटें, यूं करके काटें, यूं करके, यूं जी सर, यूं, ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ही होगा, सेक्शन तो ट्रायंगल ही होगा। यार ट्रायंगल कहाँ से आ गई, कौन था। सर अगर तो मैं उसे वर्टिकली काटूंगी, यानी बिल्कुल स्ट्रेट हाँ चोंच से हाँ, लेके नीचे बेस तक। ये आपको कॉन्सेप्ट अपना बनाना पड़ेगा। 3D किसी ऑब्जेक्ट को काटा जाए, मैं आपको एनिमेशंस दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम, उसके ऊपर, जियोजेब्रा के ऊपर, कि आप किस तरह से एंगल चेंज करती जाएं काटने का, तो किस तरह से आ, ये एलिप्स से अगर हम वर्टिकल काटें तो इट बिकम्स अ हाइपरबोला। पता नहीं अब हाइपरबोला का पता है आपको कि नहीं। सर आप एलिप्स से यानी कह रहे हैं कि जो हमें सेक्शन मिल गया है एलिप्टिकल सेक्शन, उससे अगर हम वर्टिकल काटें। नहीं 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 नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट अ कोन। वी आर टॉकिंग अबाउट कोनिक सेक्शंस। कोनिक सेक्शंस कहते ही इसीलिए हैं कि जिस एंगल से हम कट लगा रहे हैं ना, जी सर। उस एंगल पे डिपेंड करता है कि क्या सर्कल बनेगा, या एलिप्स बनेगा, या हाइपरबोला बनेगा, या पैराबोला बनेगा। कितनी मजे की बात है ये। सर मुझे समझ आ गया। मैं ये गलती करी थी कि मैं समझ रही थी आप कह रहे हैं कि जो बिल्कुल नहीं टिप है, पॉइंट है, नहीं उससे नहीं नहीं कट करें। बनेगा नहीं वो नहीं। भी पैराबोला, लेकिन पॉइंटेड होगा। हाँ, अच्छा ये बताएं, आपने ये डेफिनेशन कोनिक सेक्शंस की कहीं पढ़ी थी, या सुनी थी, नहीं या सर, सुनी थी? नहीं, इस तरह से नहीं पड़ी थी। कि एक कोन को काटने से एक वो हाइपरबोला लेगी है। है। आप क्या कह रहे हैं उस्मान। उस्मान, यू सेड समथिंग। उस्मान, अच्छा, तो ईशा, ये आपके लिए सरप्राइजिंग बात नहीं है कि कोनिक सेक्शंस जो हैं वो एक कोन से डिराइव होते हैं, इसीलिए उनको कोनिक सेक्शंस कहा जाता है। जी सर, ये इंटरेस्टिंग था। और बड़ी मज़े की बात यह है कि उनसे हम बड़ी मुख्तलिफ शेप्स हासिल कर सकते हैं। सर्कल भी मिल सकता है, एलिप्स भी मिल सकता है, पैराबोला भी बन सकता है, हाइपरबोला भी बन सकता है। अच्छा, एक बात मुझे अब ज़रा, अब आप अपना मैथमेटिक्स थोड़ा सा इस्तेमाल करें। आपने इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं, जी y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। आई हेट दिस टर्मिनोलॉजी, बट लेट्स यूज इट। बाज़ दफ़ा जिसको आप हेट करते हैं उससे आपको बात करनी पड़ जाती है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, हाँ। ठीक है।
और fx जो है वो उसमें x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। हाँ, x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। अच्छा, हाँ, x की मैक्सिमम पावर 2 है। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ए बी सी डी, और आगे फिर प्लस या माइनस एक और x हो सकता है, उसके साथ भी एक कांस्टेंट लगा हुआ होगा, जी सर। प्लस एक और कांस्टेंट होगा। जी सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक सेक्शन। क्या ये एक जनरल इक्वेशन है कॉनिक सेक्शन की, या आपके ख्याल में हाइपरबोला या पैराबोला में हमें हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल में या x की पावर स्क्वायर से ऊपर भी जाना पड़ेगा? क्या ख्याल है? ये बहुत बड़ी बात होगी अगर आपने आपने अगर ये इसका जवाब दिया ना उस्मान, आप भी सुन लें, अगर आप ये कहेंगे ना कि नहीं ये सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल ही होंगे, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल से इतनी मुख्तलिफ शेप्स निकालना, ये एक बहुत ही अनहोनी बात है। वैसे सोच लें जवाब देने से पहले। पैराबोला, एलिप्स, सर्कल और हाइपरबोला, दे आर फार फार डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि x की पावर अगर आप ज्यादा करते जाए ना, हाँ, जी तो सर। कोई इंटरेस्टिंग शेप्स को खास नहीं मिलती। ये बड़ी अजीब बात है। आपने कभी थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल्स को स्टडी डिटेल में या समरी में नहीं किया होगा, या x की पावर 4 के पॉलिनोमियल्स को, फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल्स को, इसलिए कि उनमें कोई खास मजे की बात ही नहीं है। ये जो सैयारे सर्कल लगा रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, हाँ, जी सर। या तो ये एलिप्स बनाते हैं या ये सर्कल बनाते हैं। कोई दुमदार सितारा आता है तो वो एक पैराबोला की शक्ल में आता है, कुछ शायद हाइपरबोला भी बना देते हों। तो आपका सारा यूनिवर्स, अच्छा एटॉमिक लेवल पे चले जाएं, वहां पर भी यही हिसाब किताब है कि ये जो 4 कोनिक सेक्शंस हैं इन तक ही आप महदूद रहते हैं। लेकिन सवाल ये कि ये चारों कोनिक सेक्शन क्या सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल से बने हुए हैं, या हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल भी इसमें शामिल है? हाँ या नहीं में जवाब दें ईशा। सर आपने खुद ही जवाब दे दिया है। मेरा नहीं ख्याल है कि सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल ही होगा। ये बड़ी अजीब बात है। मैंने आपको हिंट दे दिया था, एंड यू बीइंग वेरी इंटेलिजेंट, आपने वो हिंट पकड़ लिया। ये बड़ी अजीब बात है कि जो पॉलिनोमियल्स हैं एक्स के, वो सेकंड ऑर्डर के पॉलिनोमियल ही इंटरेस्टिंग हैं, उसके ऊपर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है। दिस इज समथिंग। और आपका जो सारा यूनिवर्स है जिसमें प्लैनेट्स भी हैं, जिसमें सूरज भी हैं, जिसमें सितारे भी हैं, जिसमें गैलेक्सीज भी हैं, वो सब के सब इनमें इन 4 में से एक से गवर्न हो रहे हैं। तो अल्लाह मियाँ को मेरे ख्याल में थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल अच्छे नहीं लगते थे या उन्हें सॉल्व करने नहीं आते थे, तो उन्होंने सारा सारा कायनात जो है वो सेकंड ऑर्डर पे ही बना के रखी है। उस्मान को शायद पता होगा ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो अगर आप सेकंड ऑर्डर, मतलब ये कितनी अजीब बात है कि एक रॉकेट फायर होता है एक रॉकेट लॉन्चर से, स्पेस शटल मूव करती है ऑर्बिट में ज़मीन के गिर्द, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर, एक क्रिकेट की बॉल को छक्का लगाया जाता है, एक प्लेनेट सैटर्न हो या वीनस हो या ज़मीन हो, ये सूरज के गिर्द घूमते हैं। एक दुमदार सितारा सूरज के गिर्द
सूरज के नहीं, ज़मीन के पास आता है और पास आके उसको हाय हाय करके चला जाता है, उसके गिर्द घूमना नहीं शुरू कर देता। ये सब के सब जो हैं, दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय conic sections. This is very strange that if you want to understand the universe, if you want to predict the universe, आपको पता है कि 3-4 एस्ट्रॉयड्स इस वक्त ज़मीन की तरफ आ रहे हैं और उनकी ट्रेजेक्ट्री नासा और नासा के साइंटिस्ट जो है वो हर रोज़ कैलकुलेट करते हैं उनकी एग्जैक्ट ट्रेजेक्ट्री के जब वो ज़मीन के पास से गुजरेंगे तो कितनी दूर से गुजरेंगे। उनकी ट्रेजेक्ट्री कंट्रोल करने के लिए जो इक्वेशन इस्तेमाल होती हैं, लगता तो होगा कि वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, लेकिन वो सारी कॉनिक सेक्शन से डिराइव होती हैं। यह आपको अजीब नहीं लगती बात? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज बीइंग गवर्न्ड बाय conic sections. How powerful and how simple they are, and at the same time how elegant they are. हाँ, अब आप कुछ कहना चाहेंगी ईशा इसके बारे में? सर, जो आपने मुझे ये बात बताई है कि हायर पावर्स में हमें कोई इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तमाम चीजें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं वो उनका हल निकल आता है उसमें से। दैट इज रियली अमेजिंग। मतलब मेरे ख्याल में सरप्राइजिंगली सिंपल। उस्मान बताओ भाई, अल्लाह मियां को थर्ड ऑर्डर इक्वेशन नहीं आती सॉल्व करनी? आती हैं ये, अल्लाह मियां को तो हर चीज आती है। आती है, तो फिर उन्होंने थर्ड ऑर्डर इक्वेशंस पे क्यों नहीं कोई चीज चलाई? हमारी आसानी के लिए शायद किया है जी। हमारी आसानी के लिए किया है। हाँ? जी सर। So maybe we need to go in a different dimension to have something in a third order. आपने उर्दू की खुशखती की है कभी? मैं आप बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ। उर्दू की खुशखती की है? की है सर। अच्छा, बड़ी खूबसूरत होती है उर्दू की। जो अरबी की खुशखती की बात नहीं कर रहा मैं, उर्दू की खुशखती की बात कर रहा हूँ। सर बस अपनी नोटबुक पे खुशखत लिखा है मैंने, कोशिश तो की है। तख्ती के ऊपर भी लिखा है थोड़ा सा। वो जो खुशखत लिखने वाले हैं आजकल, वो जब जीम बनाते हैं या नून बनाते हैं तो उसमें एक खास खूबसूरती होती है। हाँ जी सर, पैराबोला। अच्छा, हाँ, मैं इसी पे आ रहा था। दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय विच ऑर्डर पॉलिनोमियल? आपका व्हाट योर गट? क्वाड्रेटिक सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल। हाँ उस्मान, आपका क्या ख्याल है? सर मैंने कभी ज्योमेट्री को रिलेट नहीं किया था उर्दू के साथ, आपने कर दिया आज। यार ये तो बड़ा जरूरी है। आपने कभी जीम की इक्वेशन बनाने की कोशिश नहीं की? चीज का सर्कल ही बनाने की कोशिश करती हूँ। आपने बेजियर कर्व्स पढ़ी हुई हैं? बेजियर कर्व्स पढ़ी हुई हैं, याद नहीं है। बेजियर कर्व्स के जरिए से आप जीम को जीम, अगर आप किसी खुशखत, जो आजकल खुशखती करने वाले उस्ताद हैं, उनसे अगर आप अलिफ बे जीम या मुख्तलिफ वर्ड्स लिखवाएं और उसके बाद उनको मैथमेटिकली मॉडल करना चाहें, तो उसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप बेजियर कर्व इस्तेमाल करें। बेजियर कर्व से जैसी खुशखती एक खुशखत उस्ताद करता है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह की खुशखती आ जाएगी। जीम में कहाँ पर मोटाई रखनी है, कहाँ पे उसे पतला रखना है, कहाँ पे मोटा रखना है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। उस्मान, आपने बेजियर कर्व्स का नाम सुना हुआ है? जी सर, सुना हुआ है। कौन सा ऑर्डर होता है? सेकंड ऑर्डर ही है मेरा ख्याल हैं जी? जी सर, अभी याद नहीं है। देखें, हमारी उर्दू की जो खुशखती है ना,
जी सर। और अरबी की खुशखती में एक बुनियादी फ़र्क है। अरबी की जो खुशखती है, वो जो खुशखत लिखा करते थे अरबी के खुशखत उस्ताद, उनके जहन में कोई ख्याल आता था। मैं आपसे बार बार पूछता हूँ ना, क्या ख्याल आता है आपको कॉनिक जी सेक्शन? उनके जहन में एक ख्याल आता था, उस ख्याल की बेसिस के ऊपर वो जीम की शक्ल बनाते थे, अलिफ की शक्ल बनाते थे, बे की, हे की, दाल की, रे की। और वो पता है वो ख्याल क्या था? जी सर। हाँ, वो ख्याल था खंजर का। खंजर खंजर जो जो खंजर होता है ना, जो गोलाई में होता है खंजर। जी सर। जब भी आपने देखा होगा कि अरबी रस्मुल खत जो है, वो उसमें से आपको कई खंजर नजर आते हैं। आप बुरा ना मनाइएगा इस चीज को, लेकिन है ऐसे ही। नहीं सर, आप सही कह रहे हैं। मैंने अब वाकई रियलाइज किया कि हाँ, खंजर की ही शेप होती है। अच्छा, खंजर की शेप होती है? बल्कि सर खंजर का दस्ता भी बनाया हुआ होता है। अच्छा, वो जो ज्यादा चले जाते होंगे अपने तखय्युल में। ये जो आप बात कर रही हैं इसकी बड़ी कनोटेशंस हैं, ब्लास्फेमी लग जाएगी आपके ऊपर। तो अच्छा, पता नहीं वो कुछ स्पेशल सेक्ट्स होंगे जो ज्यादा इसको एलैबोरेट करते होंगे। लेकिन ये जो बेसिक अरबी रस्मुल खत है, बुनियादी बिल्कुल, उसके अंदर जो ख्याल था वो खंजर का ख्याल था। अच्छा, उसके बाद उर्दू का जो रस्मुल खत है वो पर्शियन से डिराइव्ड है। हाँ, और पर्शियन जो खतात थे, ये बड़ी वाज़ेह सी बात है। मतलब ये कोई मैं एक कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो सिर्फ मुझे पता है, ये सबको पता है इस बात का। उनके जहन में जो ख्याल आता था जब वो पर्शियन खताती करते थे, और जिनको बेजियर कर्व से हम डिस्क्राइब, मुझे अरबी का नहीं पता कि उसको बेजियर से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन फारसी का मुझे पता है या उर्दू का मुझे पता है कि उसको बेजियर कर्व से हम कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे ख्याल क्या था, आप में से कोई बता सकता है? उसमें खंजर का ख्याल नहीं था, ये तो वाज़ेह बात है। आप पर्शियन की कोई किताब उठा के देखें। उर्दू को बाद में इन्होंने कुछ अरबी के साथ मिलाने की कोशिश की। मैं फ़ारसी की जो ओरिजिनल किताबें हैं ना, दीवान हाफिज़ की बात कर रहा हूँ, उसकी पुरानी जो खुशखती है वो निकाल के देखें, तो वो जो खुशखत थे, उनके जहन में जो ख्याल आता था जब वो कोई अलिफ बे जीम दाल हे बनाते थे, वो उड़ते हुए परिंदों का ख्याल आता था। तो उसके अंदर जो जो एक सुकून है, आपने ये नोट किया है कभी कि फारसी रस्मुल खत के अंदर जो सुकून है, वो अरबी रस्मुल खत में वो सुकून नहीं है। ईशा, एग्री करेंगे आप? आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन कर लें। सर मैं उसको निकाल के देखती हूँ कि वाकई ऐसा है। नहीं, आपकी गट फीलिंग क्या है कि अरबी रस्मुल खत में सुकून है, सिरिनिटी है? सर शायद क्योंकि वो मैं हमेशा एराब के साथ देखती हूँ, तो आई कांट एराब मतलब। एराब निकाल दें, एराब को निकाल दें, बिल्कुल एराब को निकाल दें। इसलिए कि असल जो अरबी होती है वो बगैर एराब के लिखी जाती है। सर मैं तो यही सोचती थी कि उर्दू जो है वो फारसी और अरबिक दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बनी हुई है। मैंने इस तरह का फर्क जो हाँ, है वो नोटिस नहीं लेकिन किया। जो उसके रस्मुल खत हैं वो दोनों हो सकते हैं, अरबी भी हो सकता है और फारसी भी हो सकता है। तो वो जो फारसी रस्मुल खत है, जो आम तौर पे आजकल अखबारों में वही आपको नज़र आता है ज़्यादातर डोमिनेंट, अगरचे अरबी का भी थोड़ा बहुत असर आ गया है उसमें। ख़ास तौर पे फ़ारसी का ओरिजिनल रस्मुल ख़त अगर आप देखें तो उसमें एक सिरिनिटी नज़र आती है, एक सुकून नज़र आता है आपको, एक तवाज़ुन तो खैर इसमें भी होगा, लेकिन उसमें एक पीस नज़र आता है।
और इसमें जिहाद नजर आता है। अच्छा खैर, ये बात मैं आपसे बेजियर कर्व्स की बात कर रहा था कि ये जो उर्दू रस्मुल ख़त है और फारसी रस्मुल ख़त है, ये बेजियर कर्व से ड्राइव हो सकता है, और बेजियर कर्व्स आर, और उर्दू का रस्मुल ख़त या फारसी का रस्मुल ख़त इज मच मोर ब्यूटीफुल देन द ब्यूटी इन कोनिक सेक्शंस, and that is why they are third order. So बेजियर कर्व थर्ड ऑर्डर है? हाँ जी, बेजियर कर्व जो है वो थर्ड ऑर्डर हैं। आप किसी भी उर्दू के अल्फ़ाबेट को या किसी भी लफ्ज़ को आप बड़ी आसानी से बेजियर कर्व्स के अंदर एक्सप्रेस कर सकती हैं। अरबी का आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मगर ये जो खूबसूरती है फारसी के रस्मुल ख़त में, वो सेकंड ऑर्डर से कैप्चर नहीं हो सकती, वो उसमें एक ऑर्डर ऊपर जाना पड़ता है हमें। तो ये वैसे बड़ी अजीब बात है कि अल्लाह मियाँ ने ये सारा निज़ाम क्रिएट किया, इंसान को भी बनाया, लेकिन इंसान ने जो रस्मुल ख़त बनाया वो अल्लाह की कायनात से भी ज़्यादा खूबसूरत था, और इसमें अल्लाह की शान ही है। तो ये उस्मान, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ तिलमिला रहे हैं मुझे लगता है। नहीं सर, ये बड़ी अच्छी यानी फीलिंग आई है, ये जो आपने बात बताई। क्या फिल्म अच्छी आई है कि जो जो बंदा बनाया उसने वो आगे बढ़ गया? नहीं नहीं, वो तो अल्लाह ने ही रखा था, तो बंदे ने बस उसे पहचाना है जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रस्मुल ख़त के अंदर जो खूबसूरती है ना, जी सर। अगर आप पुरानी खूबसूरती की बात करें, उसमें आपको सिर्फ देखकर, अरबी के शेर अगर सिर्फ आप देख ही लेना, तो आपको ऐसी खूबसूरती उसमें नज़र आती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि उसमें क्या खूबसूरत। मैं आपको एक अरबी का शेर सुनाता हूँ जो मैंने अपनी फेसबुक पे डाला था। ये आपको पता है हु इज़ दी मौलाना? हाँ, मौलाना तो नहीं यहाँ सर। पे आजकल आजकल बहुत फिरते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मौलानाओं की, मैं दी मौलाना की बात कर रहा हूँ। सर आप कौन से मौलाना की बात कर रहे हैं? दी मौलाना बताया तो है आपको, ए दी मौलाना की मौलाना? बात नहीं कर रहा। वो ABCD तो आपको हर नहीं नहीं मोहल्ले में सर, मिलेंगे। मुझे पता चल गया आप किसी एक मौलाना की बात कर रहे हो। दी मौलाना वो कौन से मौलाना की बात कर रहे दी मौलाना हो? यानी अगर आप क्लिक करें हाँ, नहीं नहीं, ये शोएब कह रहा है मौदूदी। मौदूदी तो मौलाना के करीब करीब भी नहीं आता था। आप क्या बात कर मुझे रहे हैं? पहले ही पता था, सर ने तो मौलाना का नाम सुनते ही सर ने हम सबको आउट कर देने। नहीं नहीं, मेरी बात नहीं हो रही यार। गूगल पे अगर आप सर्च करें दी मौलाना, सर मैं देखती हूँ अभी। अच्छा, अगर अगर आप उनकी उनकी कब्र पे जाना चाहें, उनके मज़ार पे जाना चाहें, मैं तो गया था उनके मज़ार के ऊपर। ट्रेन का रास्ता था कोई 12 घंटे का। जिस शहर में मैं था, अब मैं वो बताता नहीं शहर का, वरना आपको फौरन पता चल जाएगा। तो सर मौलाना जफर अली खान की बात करें? मौलाना जफर अली खान, यार आप तुम सर आप कौन से मौलाना की बात कर रहे मौलानी तो सॉरी, मौलानी तो नहीं कहना चाहिए। ये मतलब आप चिप्स खा रही है ना, तो आलू और चिप्स में फर्क होता है ना। हैं? हाँ आलू से ही बनता है चिप्स। हाँ, अच्छा, तो मैं जो बता रहा हूँ कि जब हम उस शहर में पहुंचे, तो उन्होंने कहा जी कि रेलवे स्टेशन के पास ही है, आप खुद ही पैदल ही चले जाएं। मेरी बेटी भी मेरे साथ गई थी। 12 घंटे का ट्रेन का सफ़र करके हम गए थे। अगरचे ट्रेन काफ़ी कंफर्टेबल थी, लेकिन फिर भी थकन तो हो जाती है। ये कोई 8-9 साल पुरानी बात है, नहीं 10-15 साल पुरानी बात है। तो वहाँ पर मैंने कहा जी कि पता तो बता दें।
ट्रेन वहाँ स्टेशन पे पूछा, उन्होंने कहा ये टैक्सी ले लें अगर आपको पता इतना चाहिए। फिर दूसरे बंदे ने कहा हर स्ट्रीट पे तो निशानी लगी हुई होगी और उस पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा होगा, दी मौलाना, कोई और नाम नहीं लिखा होगा, बस एक नाम लिखा होगा, दी मौलाना। अगर आप गूगल पे सर्च करें दी मौलाना तो आपको सिर्फ एक ही मौलाना नजर आएंगे और वो बहुत बड़े मौलाना थे। ये आपको नजर आ रही है, दर राह तलब। अच्छा, ये अब अफसोस की बात यह है कि ये अरबी रस्म ख़त में लिखी हुई है, यानी मुझे तकलीफ़ हो रही है इस चीज़ से कि फ़ारसी ज़बान को अरबी रस्म ख़त में लिखना ऐसा ही है जैसे आप पिस्तौल के अंदर तलवार घुसा दें या फूल को तलवार से काटना शुरू कर दें। तो ये अगर उसमें लिखी हुई होती फ़ारसी रस्मुल ख़त में तो इसकी वो जो परिंदों की उड़ान थी वो आपको नज़र आती, यहाँ पर तो आपको खंजर नज़र आएगा। खैर, आप इसके मतलब की बात करें। राह तलब पता है आपको क्या चीज़ होती है? हाँ, तलब की राह, जो आप चीज़ तलब करना चाहते हैं, उस जिस चीज़ की आपको जुस्तजू है, जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, उसका जो दरवाज़ा है या उसका जो रास्ता है, उसमें आकिल व दीवाना यकी अस्त। इतनी फारसी तो यार आप लोगों को आनी चाहिए। आकिल व दीवाना, आकिल का पता है आपको? अक्लमंद। और दीवाना कहते हैं बेवकूफ़, जो बिल्कुल ही पागल हो गया होता है। आकिल व दीवाना यकी अस्त वो एक जैसे ही हो जाते हैं। जब किसी राह तलब पर निकलते हैं ना, वो हमारा तो मसला ये है कि हमें अपनी राह का ही नहीं पता कि हम कहाँ जाना चाह रहे हैं। अगर हम राह का तयन कर लें कि हम कहाँ जाना चाह रहे हैं और उस पर चल पड़ें तो फिर आकिल व दीवाना यकी अस्त, दर शेविये इश्क, दर फिर वही दरवाज़ा है। शेवा, शेवा कहते हैं पेशा, या इसका शेवा क्या है? हाँ, इश्क का जो पेशा है, इश्क का जो मरहला है, इश्क का जो प्रोसेस है, उसमें खवीश व बेगाना यकी अस्त, उसमें दोस्त और दुश्मन एक जैसे हो जाते हैं। और नीचे लिखा हुआ है, अब मुझे ये फारसी पढ़नी मुश्किल है, गो ऑन ड्रिंक द वाइन ऑफ द बिलवेड। और उसके बाद है दर मजहब व काबा, दर मजहब, मजहब का जो दरवाज़ा है उसमें काबा व बुतखाना यकी अस्त। हम कोनिक सेक्शन से पता नहीं कहाँ पहुँच गए। तो मौलाना, मैं मौलाना का आपको बता दूं, मौलाना रूम की बात हो रही है। मैंने तो वैसे गूगल किया तो फजल रहमान आ रहा है। फजल रहमान आ रहा है यहाँ पर। वो अपने, इनके फादर जो थे वो मुफ्ती महमूद जो थे, वो तो मुल्तान में थे, मैं मुल्तान का ही रहने वाला हूँ। वो तो कुछ थोड़ा बहुत कह भी सकते थे कि मैं मौलाना हूँ। फजल रहमान तो खुद भी अपने को उस मानों में मौलाना नहीं कहता, मतलब वैसे ही जैसे होम्योपैथ डॉक्टर जो है या एक नीचे ज़मीन पे बैठा हुआ डॉक्टर या कोई और अपना नाम के साथ डॉक्टर लगा लेते हैं, तो या हमने जैसे डॉक्टर लगाया हुआ है अपने नामों के साथ, ऐसे ही है। तो वो डॉक्टर तो नहीं होते। तो इसी तरह दी मौलाना। अच्छा, तो ये जो कोनिक सेक्शंस हैं हम इनकी स्टडी कर रहे हैं। काश के हम बेजियर कर्व्स की, ज़रा यार ये कौन, ज़रा आगे से हटा देना, ये नेहा को याद होगा, ये भी हटा दो। और ये हमने 2 कीलें लगाई थी बीच में, यहाँ पर और यहाँ पर, और इन 2 कीलों के दरमियान एक धागा बांधा था और वो धागा बांध के हमने ये किया था, थोड़ा सा दूर कर दो, हाँ, उसके बाद ये किया था कि धागे में थोड़ी सी हमने लचक रखी थी और ये मार्कर से फिर हमने निशान लगाया था। ये इसके 2 फोकल पॉइंट मिल गए थे। ये देखें, ये जाविया बन रहा है इनका,
ये इनका जाविया बन रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नहीं ठीक है, रहने दो, बहुत बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि एलिप्स कैसे बनता है। आपको आपको ये बात पता थी कि एलिप्स को 2 कीले लगा के और धागा बांध के बनाया जा सकता है? हाँ, सर आपने लास्ट क्लास में भी बताया था, लेकिन मुझे ये बात मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहीं पे सुनी हुई थी अच्छा। और कि उस्मान इसमें किया जा आपने, सकता उस्मान आपने जी सर। आपने भी सुनी हुई थी? नहीं सर। अच्छा, ये मज़े की बात ये कि ये जितने भी कोनिक सेक्शंस हैं, हाइपरबोला हो या पैराबोला हो या कोनिक्स जितने भी हैं, ये सब के सब आ, बनाने का, ड्रॉ करने का, फिजिकली ड्रॉ करने का बड़े सिंपल इंस्ट्रूमेंट से बनाने के बड़े खूबसूरत तरीके हैं। कंप्यूटर पे ड्रॉ करना तो बात की बात है ना यार, वो तो कोई बात मज़े की बात नहीं बनती। हाँ, तो ये इनके बनाने के बड़े मज़ेदार तरीके हैं, और वो मज़ेदार तरीके हम, अब एक ही लेक्चर हमारा रह गया है, वो हम करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कॉनिक सेक्शन की का जो अपना चैप्टर आपसे मैंने शेयर किया था, वो मैं आपको ज़रा दिखा दूं कि उसमें क्या कुछ होगा। कॉनिक सेक्शंस, ये देखें जी, ये मेरी किताब का चैप्टर 9 नज़र आ रहा है ना आपको? हाँ सर, यस सर। देखें, ये अच्छा, इसमें 2 कोन्स इन्होंने रखी हुई हैं। अगरचे पैराबोला बनाना हो या सर्कल बनाना हो या एलिप्स बनाना हो तो एक कोन से ही बन जाता है, 2 कोन ऊपर नीचे रखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाइपरबोला बनाना हो तो फिर वर्टिकली कट लगाना पड़ता है। ये देखा है आपने? ये एलिप्स है, ये सर्कल है, ये पैराबोला है, ये बेस में से गुजर रहा है इसकी। देखा है आपने? यहां से भी आप देख सकते हैं कि ये कोन है, ये सर्कल है, ये एलिप्स है। अगर बेस को भी काट दे तो पैराबोला है, अगर वर्टिकल काट दे तो हाइपरबोला है। और इनके दरमियान बड़े मजेदार डेलिकेट डिफरेंसेस हैं, और इनको बनाने के बड़े मजेदार तरीके हैं। ये देखें, ये मैंने मुख्तलिफ तरीके, इनको डिस्क्राइब करने की भी ज़रूरत नहीं थी। ये इस तरह के तरीके हैं कि आप इनको अगर सिर्फ तस्वीरें देख लें तो तस्वीरें देख के ही आप समझ जाएंगे कि इनको कैसे ड्रॉ करना है। ये एलिप्स को ड्रॉ करने के मुख्तलिफ तरीके यहाँ पे शो किए हुए हैं। ये सारे के सारे मैंने अपने हाथ से ड्रॉ किए हैं। ये सर्कल कंप्लीट होता जा रहा है, एलिप्स भी पूरा बनता जा रहा है। अच्छा, फोकल पॉइंट, अब ये इनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ है जो हम, ये वही हॉल की बात मैंने आपसे की थी ना, कि हॉल में अगर इलिप्टिकल छत हो तो फिर ये देखें आप कि अगर यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, यहाँ पे आपकी बेगम साहिबा खड़ी हुई हैं, तो जितनी भी आवाज़ें की डायरेक्शन, गूंज होगी, वो सारी की सारी यहाँ पे कंसंट्रेट हो रही होगी। आपकी सास बिल्कुल आपके साथ चिमटी भी खड़ी है, उन्हें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आएगा। वो ये देखें, ये आपकी सास सही डिपिक्शन की है या गलत डिपिक्शन की है? हैं? आपकी हंसी से तो यही लग रहा है कि आपको मजा आ रहा है। नहीं सर, ये मुझे तो, मैं पहले समझी आपने विच बनाई हुई है। अच्छा, यानी आप अपनी सास को विच कहती हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हैं? तो मैं तो उस एग्जाम्पल पे सोच नहीं रही थी, आपने भी बोला है। यार मैंने पहले भी कहा था कि आपकी सास खड़ी हुई है, अब आप जान के विच कह दिया, उसके बाद फिर मुकर रही हैं।
वो कह रहा है कि आप बहुत जोर से बोल रही हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता बोल रही है बेचारी। वो कहता है बहुत जोर से बोल रही हो तुम, इतने जोर से आवाज आ रही है जैसे लाउड स्पीकर हो। और ये आपकी सास हैं या विच हैं या दो हैं, इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या ये चक्कर क्या चल रहा है। अगर आपने कभी कैरम बोर्ड खेला है, या वो दूसरा कौन सा होता है यार जिसमें वो लकड़ियों से खेलते हैं, लकड़ी से यूं करके, स्नूकर। स्नूकर, स्नूकर खेला है? देर आर स्नूकर्स विच आर, जिनकी टेबल जो है वो रेक्टेंगल नहीं होती बल्कि इस फॉर्म में होती है। और अगर आप, मजे की बात यह है कि अगर आप एक बॉल को, यहाँ पे एक छेद है, छेद यहाँ पे होता है, और अगर बॉल को यहां से हिट करें, कहीं भी हिट करें, वो इसी छेद में जाएगी। कैसे मजे की बात है। सर ये तो चीटिंग है। चीटिंग है ये। यानी छेद है और आपको पता है कि इस पॉइंट पे करेक्ट आपको करके पता है ना, वहां। सबको तो पता नहीं है। The mathematician will be at a big advantage. आपको पता है MIT में एक प्रोजेक्ट हुआ था इस चीज़ के ऊपर। ये मैं मज़ीद अब आगे नहीं दिखाता फिर ये। आ, एक MIT में प्रोजेक्ट हुआ था, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में PhD कर रहे थे स्टूडेंट्स। आपने भी PhD किया ना जी, कर रहे हैं ना आजकल PhD? हाँ, मैंने तो नहीं की। चलें मैंने आप भी कर लेंगे। ये उस्मान का तो पेपर पब्लिश हो गया। तो उन्होंने जब प्रोबेबिलिटी का उन्हें प्रोजेक्ट दिया जाने लगा ना, तो वो प्रोफेसर ने कहा कि यार हम तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें कोई एप्लीकेशन बड़ी मज़ेदार किस्म की होगी। और ये कहानी नहीं है, ये दिस इज़ रियलिटी। ये इतनी मज़ेदार रियलिटी बनी कि इस पर एक फिल्म भी बन गई, एक नॉवल भी लिखा गया। और वो प्रोजेक्ट उनका क्या था? प्रोजेक्ट ये था कि लास वेगास में वो जुआ खेलते हैं ना, तो वो जुआ खेलते हैं, वो सारा प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है। अच्छा, उसमें ब्लैक जैक आपने कभी खेला है? हैं? नहीं। यार ये तो हमारे जो ये मसला ये है कि जो मज़ेदार चीज़ें ये कभी खेलते ही नहीं है मुसलमान। हाँ, सर ब्लैक जैक ब्लैक गेम। जैक ताशों का निकाल दी, मेरी तारी निकाल दी। ब्लैक जैक ताशों का एक गेम है जिसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत काउंट करती है, और उसमें काफ़ी सारे खेलने वाले होते हैं। अच्छा, उसमें मसला ये है कि अगर कोई 6-7 खेलने वाले हैं, और वो 6-7 खेलने वाले आपस में एक तरह की, मतलब चीटिंग कहना चाहिए इसको कि नहीं कहना चाहिए मुझे नहीं पता, वो कोलैबोरेट करना शुरू कर देना। यू आर नॉट सपोज टू कोलैबोरेट। और कोलैबोरेट भी वो करेंगे इस तरह से कि छींक ले लेंगे या नाक खुजा लेंगे, इस तरह की कोलैबोरेशन हो सकती है। तो उसकी बेसिस पर ब्लैक जैक में वो, अगर उन्हें प्रोबेबिलिटी अच्छी आती है तो हर हाल में वो जीत सकते हैं। उनका प्रोजेक्ट ही MIT का ये था कि आपने ब्लैक जैक की जो मशीन है, जो मशीन के साथ खेल रहे होते हैं ना, मशीन भी साथ ही होती है, तो आपने उस मशीन को हराना है। तो जब वो प्रोजेक्ट उन्होंने कर लिया और उन्होंने प्रोफेसर से जाके कहा कि जी लो जी हमने कर लिया, तो उसने ये नहीं कहा कि जी पब्लिक। अच्छा, आपको ये बात बड़े मजे की लगेगी कि MIT के प्रोफेसर आर नॉट इन फेवर ऑफ पब्लिकेशंस। जैसे यार मैं इन फेवर ऑफ गैम्बलिंग। हाँ, इन फेवर। उन्होंने गैम्बलिंग शुरू कर दी होगी सर, मैंने गेस कर लिया। जी बिल्कुल। गैम्बलिंग, यू सी, गैम्बलिंग और प्रोबेबिलिटी साथ साथ चलते हैं। सर मुसलमान मुझे गैम ना, मुझे याद आ गया, देयर इज अ मूवी जिसके अंदर वो उसका नाम मेरे ख्याल में 21 था। जी जी उसमें वो एक प्रोफेसर और उसका स्टूडेंट जो कि बड़ा ब्राइट होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी बड़ी अच्छी होती है। ही सॉल्व्स अ प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम
जो कि जी बाकी स्टूडेंट्स से नहीं होता, तो वो बाद में मिलके फिर गैम्बलिंग वगैरह में हाँ पढ़ते हैं। जी। तो उसके बाद फिर ये होता है कि वो कहते हैं प्रोफेसर साहब के हम पब्लिश तो नहीं करेंगे इसको, तो अब ये सबूत क्या है कि तुमने सही किया है या नहीं किया, इसको इवालुएट हम एक्सपर्ट से तो नहीं करवाएंगे। तुम लास वेगास का टिकट ले लो, अपने अपने पैसों से टिकट लो, वहाँ किसी सस्ते होटल में ठहर जाना, सूट शूट पहन के जाना, उसके बगैर घुसने नहीं देंगे होटल में वो, और वहाँ पर तुम गैम्बलिंग करना, कुछ थोड़े बहुत कुछ हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स ले जाना ताकि ज़्यादा पैसे तुम हार के ना आ जाओ। अगर तुम हार के आए हो ना तो फिर पीएचडी भूल जाना। जब वो वहाँ पे गए गैम्बलिंग करने के लिए और उन्होंने थोड़े बहुत इशाराबाजी भी की आपस में, their pockets at the end of the game, at the end of the day, their pockets were full of thousands of dollars. अच्छा, अब वो they were so excited about it. उनका तो अकाउंट वहाँ पे था भी नहीं लास वेगास में। उस ज़माने की बात है जब ये इस तरह के बैंक नहीं होते थे कि जिनके सब जगह ब्रांचेज हों और आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर सकें। तो उन्होंने कहा अब ये इतने सारे पैसे कहाँ से लेके जाएं, वो उन्होंने अपने अंडरवियर में भर लिए। डर्टी मनी, रियली डर्टी मनी। इट वाज नॉट डर्टी मनी, सर हर तरह से डर्टी हो गई है। was पहले very, गैम्बलिंग में जीती। it was very well earned money. अच्छा, अब वो पहुंच के उन्होंने प्रोफेसर को दिखाया कि ये इतने $1000, उनका जी अपने अकाउंट में जमा करा लो और अब अपना थीसिस जमा करा दो। उन्होंने कहा थीसिस तो बाद में जमा कराएंगे, थोड़ी गैम्बलिंग कर लें हम। तो गैम्बलिंग जब वो कर रहे थे तो गैम्बलिंग में तो वो नहीं पकड़े गए। जब वो पुलिस जब वो एयरपोर्ट पे चेकिंग हो रही थी तो वहाँ पर वो जो लड़की थी उसकी जब वो चेकिंग हुई तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे अंडरवियर में क्या है। तो वो तो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, उन्होंने कहा चलें जी आप तो इधर आ जाना, ये $1000 उसने कहा अंडरवियर में छुपा के लेके जा रही हूँ तो इसमें कोई जुर्म तो नहीं है। उसने कहा जुर्म तो नहीं है लेकिन हम तहकीकात तो करेंगे ना कि ये कहाँ से आए हैं। तो खैर वो फिर बड़ा उनको थोड़ा बहुत मसला हुआ, लेकिन मालूम नहीं उनकी पीएचडी हुई कि नहीं हुई। लेकिन आप ये देखें कि our PhD problem was transformed into a practical problem where they were able to beat the machine. So that was a major difference. हमारे एक और दोस्त भी थे साइंस एंड इंजीनियरिंग के, बल्कि एसोसिएट डीन भी थे वो, मेरे अंडर भी काम किया था उन्होंने लम्स के अंदर। तो ये उन्होंने कोई 15-20 साल पहले पीएचडी की थी लम्स में। तो उन्होंने उस ज़माने की बात है जब ये अताउर रहमान की साइंस के मिनिस्टर थे और इन्होंने पब्लिकेशंस की शर्त लगा दी थी कि इतनी होनी चाहिए आपकी प्रमोशन के लिए। तो इनके प्रोफेसर ये उन प्रोजेक्ट सिलेक्शन के वक्त खुर्रम आफरीदी उनका नाम था, बहुत इंटेलिजेंट। तो उनसे कहा कि वो जब गए अपने प्रोफेसर के पास कि भाई मुझे प्रोजेक्ट चाहिए, तो उसने कहा हाँ जी बिल्कुल प्रोजेक्ट है मेरे पास। तो उसने कहा जी पब्लिकेशंस, उसने कहा व्हाट पब्लिकेशंस, आई हैव वर्क टू डू। वो प्रोजेक्ट था इस चीज़ पे, इलेक्ट्रिक कार की जो बुनियादी रिसर्च थी ना, जो आजकल मार्केट में आ गई हैं अब, जो उसकी बुनियादी रिसर्च थी, दैट वाज कंडक्टेड बाय अ रिसर्च ग्रांट गिवन बाय अ कंसोर्शियम ऑफ जनरल मोटर्स, फोर्ड, ये सारी जो मिल मिला के जो इनकी अमेरिकन कार्स की वो है ना, उन्होंने फंड किया था एमआईटी को कि वो इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में बुनियादी रिसर्च करें। एंड दैट पीएचडी स्टूडेंट वाज असाइन्ड दैट प्रोजेक्ट बिकॉज ही वाज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। अच्छा खैर, जब वो प्रोजेक्ट उसने कर लिया, उसने कहा जी अब तो मुझे छापने दे पेपर। तो उसने कहा यार तुम छाप लो, जितने मर्जी पेपर छाप लो, मेरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मुझे ना दिखाना वो पेपर, मेरे पास टाइम नहीं है। तो दो तरह के प्रोफेसर होते हैं, जो वो है ना वो क्या शेर किया था मेरा, जो मैंने पढ़ा था कि दर आकिल और दीवाना, आकिल व दीवाना यकी अस्त, के दो तरह के प्रोफेसर होते हैं।
जो बिल्कुल ही पागल होते हैं वो कहते हैं यार पब्लिकेशन ना करना, कहीं पकड़े ना जाए हम कि कहाँ से नकल किया है। और आकिल जो हैं वो इतने ऊपर पहुंचे हुए होते हैं कि वो कहते हैं हमें तो पब्लिकेशन की ज़रूरत ही कोई नहीं है। आपको मौलाना रूम को पढ़ना चाहिए वैसे, ख़ास तौर पे पीएचडी करने के बाद तो आपको ज़रूरत महसूस होनी चाहिए। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बैठे हुए थे अपने डिसिप्लिन्स के साथ, तो उनकी बहुत सारी किताबें थी जो उन्होंने लिखी थी और उनकी पीछे लाइब्रेरी, उनके पीछे अलमारी में रखी हुई थी। तो एक उजड़ा हुआ आदमी, उनके बहुत ही अजीब गरीब कपड़े पहने हुए, ये तो खैर बहुत बड़े सूफ़ी थे और मौलाना थे, ये तो बहुत बड़ी कबा अबा पहना करते थे। तो वो गंदे से कपड़ों में आया और उसने कहा आप क्या करते हैं? उसने कहा मैं मौलाना हूँ। तो उसने कहा आप करते क्या? उन्होंने कहा ये सारी किताबें मैंने लिखी हैं। उसने एक नज़र उन किताबों पे डाली और वो सारी जल के खाक हो गई। उसने कहा अब बताओ, अब तुम्हारा इल्म किधर गया? किताबें तो जल गई। और ये कह के वो चला गया बाहर। तो मौलाना साहब ने ये किया कि अपनी अबा जो थी उतारी और उसके पीछे वो जंगलों में उसको तलाश करते हुए, उनका नाम शम्स तब्रेज़ था। फिर मौलाना ने ही उनकी बातों के ऊपर एक किताब लिखी जिसे मसनवी शम्स तब्रेज़ कहा जाता है। ये मौलाना रूम की लिखी हुई किताब थी। मौलाना की अपनी किताबें भी हैं जिनको हिकायात कहा जाता है, लेकिन मसनवी शम्स तब्रेज़ जो है वो शम्स तब्रेज़ की बातों की बेसिस पर मौलाना ने एक किताब लिखी। तो उसमें यू कैन फाइंड सो मेनी थिंग्स ऑफ विजडम। ये अब हम नेक्स्ट टाइम जब बाकी लोग भी होंगे तो डिस्कस करेंगे। ज़मीन, और हम वो डिस्कस कर रहे थे ना, ज़मीन और सूरज का खेल जो होता है इसमें। यार ये उस्मान, तुमने ये काम करना है। ये देखो, ये ज़मीन, यहाँ गर्मियाँ हैं, यहाँ सर्दियाँ हैं, यहाँ ऑटम है, ये बहार है। ये ज़मीन चलती हुई यहाँ आ जाए और ये इसका जो रिलेटिव मोशन है ये ऐसे ही रहे। मैं ये लगा दूंगा अपनी इसकी मूवी बना के लगा दूंगा, और ये तुम यहाँ से यहाँ तक इसको तुमने उस्मान चलाना भी है। ठीक है? ठीक है, चलो उस्मान को बता देना, मैसेज कर देना। हाँ जी, ईशा आप कुछ कहेंगी आज के लेक्चर के बारे में? आप जी सर, वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने कभी कौन को इस तरह से बाइसेक्ट करके उसके सेक्शंस बना के नहीं देखते। मुझे ये आइडिया नहीं था कि एक कौन में से सर्कल, एलिप्टिकल कर्व और हाइपरबोला, पैराबोला सभी कुछ निकल आएगा। वो जो आपने एक इमेज दिखाया है ना सर, जिसके अंदर वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और सारे सेक्शंस एक ही इमेज में निकल रहे हैं, सर वो दैट वाज वेरी एक्सप्लेनेटरी। बहुत अच्छा, इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ आइडियाज, कि ये सारे जाके कन्वर्ज हो जाते हैं। दिस इज अ सूफी कॉन्सेप्ट एंड दिस इज आल्सो अ मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट, कि वो जो कॉनिक सेक्शंस हैं उनका उन्होंने ओरिजिन निकाल लिया है। ओरिजिन एक कि यहाँ से इसको तुम देखो और स्टडी करो तो तुम किसी डायरेक्शन में भी फिर जा सकते हो। हाँ, ये इसमें इनको सर्कल भी कहते हैं। सूफियों का सर्कल होता है ना, जब ये धमाल कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे मौलाना रूम के जो डिसाइपल्स हैं, वो जो उनकी धमाल होती है वो एक घूम रहे होते हैं। मेरे ख्याल में सर्कल में घूम रहे होते हैं या एलिप्स में घूम रहे होते हैं। पैराबोला में तो नहीं घूमते या हाइपरबोला में तो नहीं घूमते, वो शायद आप हम घूम लेते हैं सर। सर हम घूम जाते हैं जब आप हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मतलब ये है कि द यूनिटी ऑफ नॉलेज, दिस इज समथिंग विच वी डू नॉट एनकरेज इन अवर करिकुलम। हम अपने खुड्डे बना के रखते हैं कि पैराबोला है वो तो अलग है, एलिप्स है वो अलग है, मैथमेटिक्स है वो अलग है, फिज़िक्स है वो अलग है, बायोलॉजी है वो अलग है। जबकि ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और यूनिटी ऑफ नॉलेज का जो
ट्री है, नॉलेज का जो ट्री है, उसकी जड़ों तक आप पहुंच जाते हैं। वो जैसे अपनी डीएनए का जो हाँ जी, DNA की जो दुनिया है। इसी तरह से। तो आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई टू मिक्स लिटरेचर। जो मेरा, आपको शायद मालूम होगा, आई डू उर्दू पोइट्री ऑल्सो। सर फिर तो आपसे सुनना चाहिए कुछ। पता नहीं आपकी वो सर एज मेरी है। वालदा भी करती हैं अच्छा। और वो बड़ी आयरॉनिक करती हैं, शी सिक, तो वो ज़ाहिर है मुझे लगता है कि बीमार हैं वो काफ़ी अरसे से। वो बड़ी आयरॉनिक किस्म की होती है कई दफ़ा। आयरॉनिक क्या मतलब? तो यानी सख्त तंज जिसमें कई दफ़ा नज़र आए ना, हाँ, सख्त तंज होता है उसमें, यानी क्या? मेरी तीर मेरी तीर तीर मे- बरसाता हाँ, मेरी है। मेरी पोएट्री तो ज़रा ख़तरनाक किस्म की होती है। वो दैट्स इंटेंसली रोमांटिक पोएट्री। अच्छा सर। हाँ जी। तो जब मैंने पोएट्री शुरू की तो हम एक दफ़ा गाड़ी में जा रहे थे, मेरी खाला भी थी, मेरी वाइफ भी थी। तो मेरी वाइफ ने बड़े मानाखेज लहजे में मेरी खाला से कहा कि आपको पता है ये अशरफ ने अब शायरी भी शुरू कर दी है, भी शुरू कर दी है, जैसे पता नहीं और मैंने क्या क्या काम शुरू किए हैं, शायरी भी शुरू कर दी है। हम्म, तो उन्होंने फौरी तौर पे पूछा कि ये किस किस्म की शायरी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये रोमानवी शायरी करते हैं। अच्छा, हमारी बेटी भी बैठी हुई थी, उसने हमारे नाना की शायरी भी पढ़ी हुई थी। हाँ। अच्छा, तो आपके आपके नाना की शायरी। मेरे नाना की, हाँ जी। तो उसने फौरन कहा, अच्छा, इस पे मेरी खाला जो थी वो थोड़ी सी तजब्जुब का शिकार हो गई कि भाई ये उनका भांजा जो है ये रोमानवी शायरी करता है, ये कोई मेरे ख्याल में गड़बड़ वाली बात है। हाँ। और मेरी वाइफ ने जिस तरीके से उनसे कहा था वो भी कोई इतनी तारीफन नहीं कहा था। तो मेरी बेटी ने कहा कि आपके अब्बा, यानी मेरी खाला से कहा कि आपके अब्बा या इनके नाना वो भी तो रोमानवी शायरी करते थे। तो इस पे मेरी खाला ने कहा, लेकिन वो तो इनकी नानी पे करते थे। तो सर आप भी अपनी मिसेज के लिए करते होंगे ना। मैंने उस पे ये कहा, मैंने कहा जी कोई शायर दुनिया का ऐसा नहीं होगा जो रोमानवी शायरी अपनी बीवी पे करता होगा। वरना सर वो रोमांवी हो नहीं सकती। सर वर, वर, रोमांस में वरना वो फिर वो वही वाली आपकी आपकी अम्मी वाली शायरी बन जाएगी। नहीं सर, मेरी अम्मी की शायरी बहुत अच्छी है। नहीं तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो तंजिया होगी ना। तंजिया इन द सेंस के उस सख्त है, यानी जमाने के किसी भी चीज को लेके उनका एक जो सख्त पॉइंट ऑफ व्यू है वो है। हाँ, हाँ, ठीक है। सर आपका भी तो होता है। सर मुझे मैं लगता है कि एज के साथ साथ इंसान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो बड़ा सख्त होता जाता है। नहीं, मेरा तो मैं मेरी वाइफ तो मुझे कहती है कि भाई आप बुढ़े हो जाओ, बहुत हो गया। तो सर बल्कि मुझे मैं मैं ये समझती हूँ कि अभी 2 दिन पहले मेरी तबीयत इसीलिए खराब थी बिकॉज आई वाज वेरी डिप्रेस्ड। और मैं यही सोच रही थी, और सर आप माइंड ना कीजिएगा, मैं यही सोच रही थी कि गिवन योर एज माशाल्लाह आपकी जो स्पिरिट है दैट्स अमेजिंग। मतलब मेरे ख्याल में मेरे अंदर वो स्पिरिट नहीं है। कई दफ़ा मुझे अपने आप को भी बड़ा मनाना पड़ता है कोई काम करने के लिए, या खुद पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा होता मेरा, मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे किसी चीज़ के ऊपर जो वो है वो इंटरेस्ट दिलाऊं। वो जो लेकिन वो जो आपके अंदर वो चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। वो जो स्पिरिट है, उसको आप मुख्तलिफ मायने दे सकती हैं। मेरी वाइफ से पूछे ना वो कितनी परेशान है उस स्पिरिट की वजह से। सर मेरे एक टीचर थे जिनसे मैंने फर्स्ट टाइम एल्गोरिदम्स पढ़ा था। मुझे नहीं पता आप उन्हें जानते होंगे, यानी हसन खान उनका नाम था। हम्म। और जब वो हमें एल्गोरिदम्स पढ़ाने आए तो उस वक्त मैं आपको नहीं जानती थी, आई वाज इन माय बीएससी, बिल्कुल जिस तरह नया नया जो स्टूडेंट्स आते हैं और एल्गोरिदम्स की क्लास होती है। तो उन्होंने आपका नाम लिया कि मेरे लम्स, आपका नाम नहीं लिया, उन्होंने बेसिकली कहा कि मैं आपको एल्गोरिदम्स पढ़ाऊंगा जिस तरह मैंने अपने एक टीचर से पढ़े हैं। और उनका ज़्यादा फोकस ग्राफ एल्गोरिदम्स पे ही रहा। उसकी शायद वजह ये कि उन्होंने हमें ये कहा कि मैं, मेरे जो टीचर थे उन्होंने मुझे जैसे पढ़ाया मैं उस लाइन के ऊपर आपको पढ़ाऊंगा। तो उनका फोकस ज़्यादा ग्राफ एल्गोरिदम्स पे था, लेकिन मैं हमेशा सोचती थी कि वो कौन टीचर थे
से फिर जब मैं लम्स में गई और लम्स में यू केम इन, सिर्फ आपके स्टाइल से मैंने गेस कर लिया था कि वो आप ही होंगे क्योंकि उन्होंने बिल्कुल उसी अप्रोच को लेके, जिस तरह आप एक क्वेश्चन छोड़ देते थे ओपन, जवाब दो, सोचो, फिर आप उसके ऊपर क्लैश जो थे वो बिल्ड करवाते थे स्टूडेंट्स के तो दैट अलोन टोल्ड मी के ये सर ही होंगे, मेरे सर के सर जो हैं चले मैं आपको एक कपलेट सुना देता हूँ अपना। जी सर। वो पूरी नज़म तो मैं नहीं सुना सकता, वो आप भी कुछ थोड़ी शर्मिंदा हो जाएंगी और हमारे और सुनने वाले भी शर्मिंदा हो जाएंगे। उसमें से एक हिस्सा मैं आपको सुना देता हूँ, उसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। इस ज़िंदगी का जवाज़ क्या है, इस ज़िंदगी का जवाज़ क्या है, इस बंदगी का हिसाब क्या है, इस रंगो बू का कमाल क्या है, इस रोज़ो शब का जमाल क्या है। इस ज़िंदगी का जवाज़ क्या है, इस बंदगी का हिसाब क्या है, इस रंगो बू का कमाल क्या है, इस रोज़ो शब का जमाल क्या है। हमारे दिल में खलिश है कैसी, हमारे दिल में मलाल क्या है। तो ये जो मलाल होता है ना, ये आपको ड्राइव करता है, और ये जो खलिश होती है ना आपकी, अगर आपकी खलिश ख़त्म हो जाए ना और आपका मलाल ख़त्म हो जाए, देन यू आर अ डेड पर्सन, लिविंग डेड, लिविंग डेड या डेड, जैसे आप मर्जी उसको कहना चाहें। ऑल राइट जी, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़ जी। इसको बंद कैसे करना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग? स्टॉप